हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनकी वो ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our most important topic here is female reproductive system. This is a concept. It is all 10th class student. The NCERT syllabus of female reproductive system is important for the exam view. The female reproductive system is a consists of flowing organ, a pair of ovaries, pairs of fallopian tubes and uterus, vagina, and extra genitals is the hair. Here showing this picture, there is a very clear picture on the female reproductive system. There is a funnel of oviduct as a cervix area is here, and the vagina is also present, and smooth muscles, endometriums, and the ovaries, and the uterus, and the right oviduct. There is a very simple here diagrams. First of all, come to the ovaries. Ovaries is a pairs on female reproductive organs. There is a pair of ovaries which is the lies is the lower part of the abdominal cavity. One is side of the body, and the ovary produce the ova as also secret of female sex hormone, progesterone, and the progesterone also. There is a process of formation of egg in the ovaries known as the oogenesis. Oogenesis is here. It is a section of the ovary is a cut egg at the various stages of the maturating can be seen. The each eggs begin to the primary focalize as the follicular cells, then cover to the egg cavities called antrum. This is a foramen. This is a mature egg called the graphians is a follicle. There is the egg then a get a release ovulations from the ovary and the leaving to empty follicles is called the corpus is a luteum. Here showing this ovary showing the macroscopic structure here. There is a most important structure. There is the come to the follicles. There is two present in their size: primary follicles, secondary follicles, and anthroms and tertiary follicles, and the graphians follicles. They are membranes, gransa, antrum, corona, radicula, zona, pellucidias, and also present of all part of there is so in this picture. There is a most important part ovary in the structure, and the also important for the exam view.
The next is the fallopian tubes. Fallopian tubes are also called the oviduct. There is two oviducts and fallopian tube is the female reproductive systems. The each oviduct is about a 10 to 15 centimeter long. The proximal funnel is the shape and the end of the each oviduct lies near to the ovaries and is called inflodiums. It is a marriage and wear to the finger-like structure and also called to the fimbriae. The each infundibulums is a containing a thin and coiled tube. It's called oviduct or fallopian tube. Friend here, the infundibulums is a containing a thin coiled tubes called oviduct and fallopian tube. Both fallopian tubes open into the uterus. The uterus is the most important for the female reproductive organ. Their uterus is the pear-shaped. There is a pairs of the shaped and the muscular thick body organ. It is about 7 centimeter long and 5 centimeter broad and the 2.5 centimeter thin. The walls of the uterus is comprised of 3 chordates innermost endometriums and the middle is a minometriums and the outermost is the perimetriums. The endometriums layer is usually is supply with the blood vessels and there is a pectoral is a muscle is closely their lower end of the uterus is where to join to vagina. There is a come to the vagina here. There is the most important part of vagina. Vagina is their organs where the penis is inserted during the coitus sexual act. There is a discharge of the semen. It is the muscular tube about 7 to 10 centimeter length. It is served as their birth canal is during the childbirth and also act as a duct for the passes of the uterine secretions and maturation flow. There is a vagina open to the outside by an opening. The opening of vagina is normally obstructed in the version female by air perforated is a membrane and the hymen is the human female. The uterus and the genital ducts have a separate openings and the function of various female reproductive parts are summarized in given table. Here most important table there is a functions of female reproductive organ in human. The first of all is the organ and second is a function. The first ovary is organ is the manufacturers of eggs. The ovaries is a bulk for the manufacture of egg and oviduct of fallopian tube is the site of fertilization, transfer fertilized and eggs embryos to the uterus. And the uterus is the inner lining receive a protect and the nourishment of embryos and contain a muscular wall expel baby during to birth. And cervix is the neck of uterus. They produce a watery mucus that is served in the lubricant for the penis and the mediums in which the sperm swing after the conjugation. And there's come to the vaginas that receive the penis during the intercourse and passes the babies during to the birth. And the last is a clitoris, external sensuous organ, the equivalent to be a male penis. दोस्तों हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है मादा जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र कई इंपॉर्टेंट रखता है, कई बार एग्जाम में इसका डायग्राम भी आ जाता है और ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी क्लास के लिए तो है ही है, लेकिन स्पेशली 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये समझना कि जो मादा जनन तंत्र होती है उनकी क्या विशेषता है और किस चीज़ से ये जो है अपना कार्य कंप्लीट करती है। अगर देखा जाए मादा जनन तंत्र को तो मादा जनन तंत्र में निम्न अंग होते हैं। आप देख सकते हो कि एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी फ्लोपियन नालिकाएं हैं, गर्भाशय है, योनि और 12 जनन अंग है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही विस्तृत जो आपका समझ मादा जनन तंत्र प्रस्तुत है, क्योंकि इसमें जो है आपके लिए बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा इसको, और एग्जाम में जो है डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 100% एग्जाम में सीबीएसई वाले डालते हैं। तो ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण जो है डायग्राम है, बहुत ही साधारण डायग्राम है जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। अगर आप इसमें देखोगे तो अंडवाहिनी किप दिखेगा, आपको गीवा दिखेगा, योनि दिखेगा और गर्भाशय अंतःसतर और चिकनी पेशी आपको नजर आएगा, और जो अंडाशय भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। दोनों साइड जो है दाहिनी अंडवाहिनी और बायां अंडवाहिनी दिखेगा, जहाँ पर जो है एग रिलीज किया जाता है 28 डे के बाद, और आपको गर्भाशय भी दिखेगा, और गर्भाशय के चारों साइड जो है यहाँ पर प्लेजेंटा को जो है ब्लड चेक करने के लिए एरिया बनी हुई है। तो ये जो डायग्राम है बहुत विस्तृत है, बहुत ही अच्छा समझ के लिए है। ठीक है, देखते हैं आखिर इनके जो पार्ट हैं उनका क्या कार्य है और क्या इनका उपयोग है, क्या इनका फंक्शन है।
सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अंडाशय यानी ओवरी जिसे कहते हैं एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में शरीर के दोनों ओर स्थित होते हैं। जैसे मैंने अभी चित्र में भी आपको दर्शाने की कोशिश किया है कि बायां और दायां साइड दोनों साइड जो होती है ओवरी उपस्थित होती है। अंडाशय अंडे के निर्माण करते हैं और मादा लिंग हार्मोन जो एस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन का स्वेत भी यहीं से होता है। अंडाशय में अंड के निर्माण के लिए अंड जनन यानी जो ओमोजेनेसिस कहते हैं 100% होता है यहाँ पर। यदि अंडाशय के एक भाग को काटा जाए तो परिपक्वता के विभिन्न अवस्थाओं के अंडे देखे जा सकते हैं। प्रत्येक अंड का एक प्राथमिक पुटक के रूप में शुरुआत करता है। अगर आप सिंपल सी बात अगर यहाँ पर समझना चाहोगे, अगर आपने देखा होगा कोई अगर मादा मुर्गी की अगर वहाँ पर कटा हुआ होता है तो आप देखोगे कि उसके जो है अंडे के छल्ले से लगे हुए होते हैं। एक मैच्योर फॉर्म में होता है, एक अनमेच्योर में होता है, एक स्टार्टिंग स्टेज में होता है। तो ऐसा ही कुछ इधर भी देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आपके जो है माइंड में जो है ये कहते हैं ओवरीज की जो पूरा स्ट्रक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तो यही बात यहाँ भी बताने की कोशिश किया कि प्रत्येक अंड का एक प्राथमिक पुटक के रूप में शुरुआत करता हुआ आपको दिखेगा कि छोटे छोटे पार्टों में ये जो है विभक्त होते हुए नजर आते हैं। पुटिकाएं कोशिकाओं जो है जैसे हम फ्लोकुलर सेल्स अंड के अंचरित कर देते हैं, एक गुहिका निर्माण करती है जिसे हम कोटर या ग्वार यानी एंटम्स कहते हैं। यह प्रवृत्त अंड ग्राफिकल पुटिका यानी ग्राफियंस फोसिल्स कहलाता है। तब अंड अंडाशय में निमुक्त अंड यानी अंड उत्सर्जन यानी ओवुलेशंस होता है और पुटिका रिक्त हो जाती है जिसे पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटेमस कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ओवरी जो है अंडा रिलीज करती है तो वो आगे जो होती है फर्टिलाइज के लिए चली जाती है और कुछ समय तक वहाँ बैठ के वेट करती है। ठीक है, अगर स्पर्म आता है फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवरी के जो नालिकाएं होती है यहीं से जो है क्लीवेजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं स्पर्म होता है, नहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो होता है ये फट जाती है और ब्लड के थ्रू जो है फीमेल्स के बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये कहते हैं 28 डे के अंतराल में होता है। उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उसका अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट महत्व है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके समक्ष जो है एक अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना दर्शाया गया है। ये बनाना भी बहुत आसान है और आप इसका जो है वर्णन भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे जो है होगा जो बनना यहाँ सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो पुट्टिका आपको नजर आएगी, रक्तवाहिका स्लोजन ऊतक दिखेगा और पीत पिंड कार्पस प्लूटम्स भी आपको नजर आएगा और सक्रिय कार्पस स्टिलम्स भी दिखेगा, फटा हुआ ग्राफिकल पुट्टिका भी आपको नजर आएगी। कहते हैं कोरोना डेलिटा जेवना फ्लूइडिसिडा और द्वितीय पुटक भी जो है इसमें प्रेजेंट रहती है। साथ में अगर देखना चाहोगे तो एंट्रम यानी कोटर भी दिखेगा आपको, तृतीय पुटक भी दिखेगा, ग्राफिक पुटक और जो एम्ब्रोय ग्रेनुलोसा है वो भी आपको नजर आएगा। एंट्रम्स कोरोना डेडियोटा और एलक्यूरियोटा जेनो ब्लियोडल पारदर्शी अंडरावन। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, बट अगर आप याद करोगे तो बहुत आसानी से इंग्लिश में भी डायग्राम को याद कर सकते हो। चाहे आप जिस मीडियम में आप पढ़ते हो उसमें जो है आपको ये याद करना बहुत ही आसान होता है। और ये डायग्राम कोई मुश्किल भी नहीं है, आपके लिए बहुत ही ओवरी का डायग्राम बनाना आसान है, क्योंकि इससे आसान शायद डायग्राम आपको कहीं मिले भी ना। उसके पश्चात हमारे पास दोस्तों है फ्लोपियन नालिका। देखिए फ्लोपियन नालिका यानी फ्लोपियन ट्यूब का भी अपना एक महत्व है। कहते हैं मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट्स होते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई लगभग जो है 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और इनका कीपनुमा जो है समीप स्थल सीरा अंडाशय समीप स्थित होते हैं, जिसे हम जो है कीपक या इंडोफोलियम्स यानी इन्फंडुलियम्स कहते हैं। इसके किनारे पर जो अंगुली के सामान्य प्रक्षेप होते हैं जिन्हें हम झलर यानी फ्लेम्ब्रेंस कहते हैं। प्रत्येक इन्फोड्यूबुलम्स एक पतली और कुंडलित नली यानी अंडवाहिनी के रूप में बनी रहती है और दोनों अंडवाहिनियों को गर्भाशय में खोलती है, यानी दोनों साइड से जो है इसको जो है गर्भाशय में खोलने का कार्य जो है आपको फ्लोपियन नालिका का ही होता है। कहते हैं जब किसी को जो है नसबंदी की जाती है तो इसी फ्लोपियन ट्यूब को काट दी जाती है और बांध दिया जाता है, जिससे कि एक जो है ओवरी तक न पहुंच पाए यानी गर्भाशय तक पहुंचने में सक्षम न हो। तो यही कार्य जो है किया जाता है। तो ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं हम गर्भाशय। देखिए यूट्रस क्या होती है, गर्भाशय होता क्या है।
तो यहाँ गर्भाशय है, देखिए गर्भाशय जो है नाशपाती की आकृति का, ठीक है, मांसपेशियों और मोटी भित्ति वाला अंग होता है। अगर देखा जाए, अगर आप सिंपली देखे ही होंगे, ये नाशपाती की आकृति की होती है और इसके जो है काफ़ी मांसपेशियाँ जो होती है भरी हुई होती है। यह लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा भी होता है। गर्भाशय की भित्ति 3 परतों से निर्मित होती है। सबसे अंदर की परत को गर्भाशय अंत सतर यानी एंडोमीडियम्स कहते हैं। तो ये आप सतर याद रख सकते हो कि पहला जो मीडियम होती है अंत सतर, जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हम एंडोमेटेरियम्स, और बीच की परत को गर्भाशय पेशी सतर यानी मायोमीटियम्स कहते हैं, मायोमेट्रियम्स कहते हैं। तो ये भी याद कर सकते हो। और सबसे बाहर की परत को हम क्या कहते हैं, परिघाह्य सतर यानी पेरिमेडियम्स। पेरिमेडियम्स भी एक इंपॉर्टेंट कार्य होता है। कहते हैं एंडोमेटेरियम्स परत में प्रचुर मात्रा में रक्तवाहिनी होती है, यानी यहाँ पर जो है एंडोमेटेरियम्स में दोस्तों देखोगे तो इसमें जो है रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। गर्भाशय के योनि से जुड़ने के स्थान पर एक अवरोधी पेशी यानी स्प्लेंटम मसल्स विद्यमान होता है, जो कि उसका अपना एक कार्य होता है। तो गर्भाशय की आपने मोटाई, चौड़ाई, लंबाई और इसके कितने भाग होते हैं इसको भी आपने जान लिया। तो आपको याद रखना है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, एंडोमेटेरियम्स, ठीक है, इसके बाद मायोटियोमेटेरियम्स एंड थर्ड जो है पेरिमेटेरियम्स। तो ये तीनों भागों में जो है इसको विभक्त किया गया है। तो ये गर्भाशय के 3 पार्ट है। उसके बाद हमारे समक्ष आता है योनि, जिसे वेजिना कहते हैं। लेकिन दोस्तों योनि जो होती है, योनि वो अंग है जहाँ मिथुन लैंगिक संगमंगल होता है, यानी यहीं पे भी सेक्स होती है के दौरान सीजन के शुक्र विसर्जन के लिए प्रविष्ट कराया जाता है। यानी यहाँ पर जो है शुक्राणु को विसर्जित की जाती है। यह एक मांसपेशी नली होती है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये शिशु प्रसव के समय जो है प्रसव नाल का कार्य भी करती है और ये गर्भाशय स्वत्र और आंद्र राजोधर्म विषमक प्रवाह के छिद्र के लिए एक मार्ग के रूप में भी कार्य करता है। जब राजोधर्म होती है तो इसी मार्ग से जो होता है ब्लड बाहर बॉडी से निकलता है। कहते हैं योनि एक छिद्र द्वार बाहर से खुलती है, ठीक है। कुमारी कन्याओं में जो है योनि के छिद्र एक छिद्रित झिल्ली लगी होती है जिसको हम योनि अवस्था भी कहते हैं, यानी कुमार अवस्था भी, कुमारी अवस्था भी कहते हैं। ये योनि जो होती है एक झिल्लीदार झिल्ली से बंद रहती है, ढकी हुई रहती है। योनि छिद्र यानी ह्यूमेनस कहते हैं। महिलाओं में मूत्राशय का जनन प्रसव नली के द्वार अलग अलग होते हैं। स्त्री जनन अंगों के विभिन्न कार्यों का संक्षेप जो है हम यहाँ तालिका जो दिया हुआ है उसमें हम पढ़ेंगे किस अंग का क्या कार्य है। तो योनि का अपना विशेष अंग होता है जहाँ से जो है स्पर्म विसर्जित होती है और यहीं से जो होता है एक नया जीव की उत्पत्ति के लिए कार्यसर होते हैं। और यानी योनि के मार्ग से ही ब्लड का भी स्वत्र होता है। कहते हैं इसी स्वत्र में जो होता है एक झिल्ली बनी होती है जिसे कुमारी अवस्था को भी नाम दिया गया है। दोस्तों हमारे समक्ष जो एक टेबल आया है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अंग दिया हुआ है और कार्य। देखिए हमने जो पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जो अंगों के बारे में पढ़ा है, अब उसका कार्य प्रणाली के बारे में जानना भी हमारे लिए उतना ही रोचक होगा। देखिए सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है अंडे का निर्माण करता है, ठीक है। अंडाशय में ही अंडों का निर्माण होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान होता है। उसके पश्चात अंडवाहिनियाँ यानी फ्लोपियन नालिका। देखिए फ्लोपियन नालिका वो स्थान है निचले स्थल और निषेचन अंडभूषण को गर्भाशय में स्थानांतरित करती है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष गर्भाशय। देखिए गर्भाशय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहते हैं आंतरिक परम भ्रूण की ग्रहण करती है और उसकी रक्षा भी करती है और उसे पोषण प्रदान भी करती है और मसल स्तूल की संकुलेचन और प्रसव के दौरान शिशु के बाहर निकालने में भी जो है गर्भाशय का ही कार्य होता है। यानी कहा जाए तो गर्भाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जहाँ से जो है बच्चों को बाहर फेंकने के लिए, निकालने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है गर्भगीवा यानी कॉर्वेक्स। कहते हैं जलीय श्लेष्मा उत्पन्न करती है जिस के लिए एक स्नेहक प्रदान करती है जिसमें सकल परमाणु शुक्राणु तैरती है। देखिए दोस्तों यहाँ जो है अगर गर्भगीवा की बात देखा जाए यानी गर्भाशय की गीवा गुर्दन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। यहाँ से जो है श्लेष्मा उत्पन्न होती है। श्लेष्मा उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि जो योनि को जो क्या करती है ये लुब्रिकेट कर देती है, यानी काफ़ी वो चिपचिपा बना देती है जिसकी वजह से शिशु जो है आसानी से जा सके और इसमें जो है शुक्राणु तैर सके। तो शुक्राणु के तैरने के लिए ये स्थल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके पश्चात है योनि यानी वेजिना। देखिए दोस्तों जब मिथुन होती है तो लैंगिक समंगल के दौरान शिशन के ग्रहण करती है, यानी यहाँ पर जो है शिशन जो है ग्रहण किया जाता है। तब प्रसव के दौरान बच्चे को निकलने के लिए भी नालिका का भी काम करती है, ठीक है। यहाँ पर जो है शिशन को जो है प्रवेश करने का द्वार होता है और साथ में जो है बच्चे भी इसी द्वार का जो है उपयोग करते हैं बर्थ के समय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वेजिना होती है।
उसके बाद है भक्षनिका यानी सेट्रोइस। ये बाहरी कामवाले अंग कमांग होते हैं, ये नर शिशन के तुल्य होते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसका फंक्शन भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। The one next topic is menstrual cycle in a human females. In a human female, the fertilized period is extended from to the age of puberty and about to 13 to 12 year up to the menopause is of 45 to 50 years. There is a menopause at the end of a menstruation cycle and the starting to the 12 to 13 years, and their stage of puberty is marked by their appearance of secondary sexual characteristics. The onset of maturation is a female is called Marchis. It is a start at the age of about 11 to 13 years. There are permanent stoppage of the maturation is the female is called menopause. It is occurred at age of about 45 to 50 years. At the time of menopause is the ovulation of maturation stop and the reproductive organ decrease in a size. Between the puberty and menopause is the female reproductive system passes through the regulator monthly sequence of events called to the maturation cycle. During the maturation cycle, on the ovum is mature and released once every 28 days. And however, many of time due to some reason, this period may be increased or cellular lining of the utera. With the blood flow in the set off, the process continue to the 3 to 4 days. From to the 5th up to 13 days of the onset maturation cycle growth and maturation of the graphia is a follicle take place. Graphia's process is the finally stage in the maturation of the ovums inside of ovary. It consists of the ovary and the marks of cells surrounding it. Graphia's follicles also produce a hormone estrogen and which stimulate their uterus to prepare itself to receive the ovum. The cells lining the uterus grow rapidly and develop a dense network of blood vessels. Ovulation takes place 13 to 14 days after the onset of maturations. The graphia is the focus is ruptured to the release the ovum. There is cell of the rupture focus from their corpus luteus, which is the secrete the hormones is a progesterone. The progesterone is the most important hormone of female reproductive organ. Their oval reaches to the utera by to the fallopian tube on the 13 to the 14 days and remaining 3 up to the 16 day for 48 to 70 hours. And if the ovum does not receive any sperm during this period, it is started degenerated. And degenerated there is a most maturation cycle. At the end of 28 day, which ovule is rejected among with their uterus is a lining. The mark the started of slowly degenerating on the thickened. There are linings of the uterus and the next maturation cycle. Here show the diagram of maturation cycle here. Here the clear show there is a endometrium is the menstruations and ovulations and the menstruations and fertilization and implementations. There is an ovaries and there is an important part for a female reproductive organs. Here show the graphical stage of non-pregnancy maturation cycle is a 1 to 14 day and the beginning to pregnancy of 14 to 28 day. There is a most important period for the fertilization of 14 to 28 day, but first to 14 days no pregnancy maturation cycle because no egg release in the ovaries. And what happened to the maturation cycle if the ovule receive a sperm and fertilization occur? It is the ovule receive the sperm and get fertilized. The maturation cycle, maturation and ovulation cases for the long and woman is pregnant. And this because the progesterone is produced or constantly first by the corpus luteus and which the passes in the ovary and later by their placenta. दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है स्त्रियों में जो है आवर्त चक्र यानी मैचुरेशन साइकिल किस प्रकार होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि हम इसमें मैचुरेशन साइकिल के बारे में विस्तार से जानेंगे। और यहाँ पर सवाल आता है साइकिल्स। तो साइकिल्स का मतलब यही होता है दोस्तों कि एक पहिया घुमाव। जैसे आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर भी इसी मुहिम में जुड़ा हुआ है कि आपको एक चैन बनाना है, साइकिल बनाना है जिससे कि दूसरे बच्चों को हेल्प
मिल सके। आपको पता है कि त्रिपाठी सेंटर ये वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि वो उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जो कमज़ोर हैं, जो स्कूल में एडमिशन होता है और टीचर के पास जाते हैं और टीचर उनको डीमोटिवेट कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते मेडिकल, चाहे आप नहीं अच्छा पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप हिंदी मीडियम से आए हो। दोस्तों, यहाँ पर त्रिपाठी सेंटर उन्हीं बच्चों के लिए अग्रसर है और चाहता है कि वो बच्चे आगे से आगे प्रोत्साहित हों और अच्छे से अच्छे जो है अपना जो है भारत के निर्माण में अच्छा अपना योगदान दे सके। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जो बच्चा कहते हैं तकलीफ़ों से आगे बढ़ता है, जो कहते हैं उसके मुसीबतें आते रहते हैं, वही संघर्ष करना जानता है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो पौधा जो है हर तरह के जो है प्राकृतिक मुसीबत को झेल लेता है, वही आगे चल के हमेशा आगे तरक्की के ऊंचाई पे बढ़ता रहता है। तो वो बच्चों को इग्नोर मुझे नहीं करना है, मुझे उन्हीं बच्चों की आवश्यकता है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। तभी मैं जो है कोशिश इतना करता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही समझा सकूँ। क्योंकि जो भी हो प्रोनाउंसिएशन, मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ इतना है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि मेरा वीडियो बनाने का जो कार्य था, जो उद्देश्य था, वो सफल हो गया। तो इसके लिए सफल तब होगा जब आप भी एक साइकिल्स बनाओगे, यानी आप जो इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, फिर वो बच्चे दूसरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लाएंगे। इस तरह जो है एक साइकिल बनेगी और उन बच्चों तक मैं पहुंच जाऊंगा बहुत आसानी से जिनको ये वीडियो की ज़रूरत होगी। देखिए दोस्तों, इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत करो, आपको सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। और देखिए, अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हो तो कोई बंदे आपको इंसल्ट भी करेंगे, बहुत पराकू बन गया है, और कुछ आपके तारीफ भी करेंगे, ये मुझे एहसास है। लेकिन कहते हैं ना, कोई किसी की बुराई और किसी को गलत कह देने से आप बुरे और गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है कि भाई आपने अच्छा काम किया है। तो चाहे जो मर्जी कह ले, पराकू कह ले, जो मर्जी कह ले, हमने अपना कर्म किया है। अगर आपको अच्छा है तो आगे बढ़ाइए। तो यही बात आपको सोचना है कि त्रिपाठी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आपको अग्रसर होना है। ठीक है, इसे सोचना नहीं है। अभी जो है जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वीडियो, आप क्या करना है, इसके वीडियो के जो कॉपी होगा आपने कॉपी करना है इसके, ठीक है, साइट को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको पेस्ट कर देना है। सिर्फ इतना सा तकलीफ आपने त्रिपाठी सेंटर के साथ के लिए करना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाठी सेंटर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो बनाने के लिए अग्रसर है, तैयारी चल रही है। तो इसलिए जो है आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आप लाभान्वित होगे। ठीक है, ये था आपके लिए। लेकिन हमारा जो यहाँ पर हम स्टूडियो में अंत चक्र यानी मैच्योरेशन साइकिल की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक स्त्री में जन्म क्षमता की अवधि यौवन आरंभ जो होती है 12 से 13 वर्ष की होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैच्योरेशन साइकिल। लेकिन जैसे वो 45 से 50 वर्ष के आसपास आती है, उनका जो है मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है, तभी जो होते हैं 45 और 55 साल के जो महिलाएं होती है वो काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं यौवन आवरण की अवस्थाएं गौण लैंगिक लक्षण दृष्टिगोचर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी स्त्री में जो है यौवन आरंभ होता है तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है उनके शरीर में बदलाव होने लग जाते हैं। कहते हैं मादा में राजोधर्म के आरंभ होने के राजो दर्शन यानी मार्चरिस कहते हैं, यानी मैन मंथ महीना और चिस विज्ञानिक आरंभ कहते हैं, यानी राजो दर्शन कहते हैं। जब मादा में राजोधर्म आरंभ होती है यानी मैच्योरेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो ये राजो दर्शन के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे माउंटेन्स कहते हैं। और यह लगभग 11 से 13 वर्ष की अवधि में आरंभ हो जाती है, जनरली देखा गया है। लेकिन आजकल समय बदल गया है, काफ़ी जो है टेम्परेचर बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो इनका जो है मैच्योरेशन साइकिल पहले भी हो सकता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आया है कि 9 साल की बच्ची जो है गर्भवती हुई है। तो इसका मतलब है कि उनमें मैच्योरेशन साइकिल रहा होगा तभी गर्भवती हुई होगी। तो ये बात यहाँ पर 11 लिखा है, लेकिन कहते हैं जनरली जो है 11 से 13 वर्ष में जो है मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है उसे ठीक है आरंभ होना होता है। राजोधर्म का पुण्य विराम यानी जब ये रुकता है उसे हम राजो निवृत्ति कहते हैं, यानी मैंने पल्स कहते हैं, पल्स का मतलब रुकना। ठीक है, राजो निवृत्ति कहते हैं, यानी मैन मंथ महीना पल्स टू बी कैसिस टू विराम, यानी ये विराम की अवस्था में आती है, जो कि उम्र आपको पता ही है कि 45 से 50 वर्ष माना गया है। जब जो है आपको राजो निवृत्ति जो है रुक जाती है, बिल्कुल ही मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाती है। ठीक है, और कहते हैं राजवृत्ति के जो समय अंडाशय में जो है तो स्वयं बंद हो जाता है और जनन अंगों के आकार घटने लगता है, यानी उस समय जो है जनन अंगों का आकार जो है घटने लग जाता है। रीजन यही होता है कि इसमें जो है मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाएगा तो घटना तो है, स्वाभाविक सी बात है।
कहते हैं किशोर अवस्था का जो है राजवृत्ति के बीच मादा जनन अंगों में नियमित मासिक घटनाओं का एक जो है क्रम चलता ही रहता है, जिसे हम मासिक चक्र या अवर चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। ये किशोर अवस्था के बाद जो है जब तक ये बंद नहीं होती है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू चलती ही रहती है। कहते हैं अंत चक्र की अवधि में जो है प्रत्येक 28 दिन में एक अंड प्रवृत्त होने निमुक्त होती है, यानी 28 दिन में एक अंडा जो हो मुक्त होती है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से यह अवधि घट या बढ़ भी सकती है। जैसे अगर कोई स्त्री बीमार है, कोई अगर फीमेल बीमार हो रखी है या उसमें कमजोरी है, तो याद रखना कि जो ये 28 डे का जो अंतराल है वो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो जो ये इसमें जो होती है महिलाएं बहुत परेशान हो जाती है या जो लड़कियां हैं वो परेशान हो जाती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इसमें घटना और बढ़ना जो है उनकी कमजोरियों पे निर्भर करता है या उनके हेल्थ पे निर्भर करता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ समय के पश्चात आपको डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तो वो जो है जन्म देने की क्षमता भी खो सकती है, ये माना गया है। अंतचक्र स्वेद के जो साथ आरंभ होती है जिसे दौरान गर्भाशय की कोशिका परत रक्त स्वेद के साथ झड़ जाती है, यानी ब्लड जो है बॉडी से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया 3 से जो है 4 दिन तक चलती रहती है। कहते हैं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो ये कम से कम 3 से 4 दिन जो है रहेगी। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि ये जो है कई दिन भी रह सकती है, 1 हफ्ता भी देखने को मिला है रह जाती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से या किसी डिसीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है। ऋतुस्राव जो होती है ऋतुस्राव आरंभ होने से 5 से 13वें दिन तक ग्राफिक पुटक की वृद्धि और परिपक्वता होती रहती है। ग्राफिक पुटक जो है अंडाशय के अंदर एक अंडे का परिपक्व अंतिम अवस्था होती है जिसमें एक अंडा तथा इसे गिरने वाली कोशिकाओं के जो है सतह ही होती है। कहते हैं ग्राफिक पुटिका एक हार्मोन यानी एस्ट्रोजन भी उत्पन्न करता है, यानी एस्ट्रोजन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, वो उत्पन्न करती है जो गर्भाशय के अंडे को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है, यानी यही हार्मोन जो होता है अंडे को ग्रहण करने के लिए वो प्रेरित करता है और इसी की वजह से जो होता है जब स्पर्म एंट्री करता है गर्भाशय का स्तर बनाने वाली कोशिका तेजी से वृद्धि करने लग जाती है, यानी गर्भाशय के जो अस्तर होते हैं वो बहुत काफ़ी तेजी से वृद्धि करते हैं और वह रक्त वाहिकाओं की एक साधारण जालक विकसित कर लेती है। अंडाशय जो है राजस्वेद आरंभ होने के 13 से 14 दिन बाद होती है, यानी ये जो होगा दोबारा दोस्तों 13 से 14 दिन के बाद जो होगा ये आरंभ हो जाती है। अंडाशय सर्ग जो होती है 13 से 14 दिन के बाद जो है वो आ जाती है। ग्राफिका पुटिका फटक से अंडे के निमुक्त करती है और फटे हुए पुटक के फीत पिंड यानी कॉर्पस प्लूटियम्स कहते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्वेद करती है। अंड जो है अंडवाहिनी से होता हुआ 13वें और 14वें दिन गर्भाशय तक पहुंच जाता है, यानी 13 दिन जो होता है कोई एक रिलीज नहीं होता है मैच्योरेशन साइकिल के बाद। जैसे 13 से 14 दिन माह होता है तो एक अंडा जो होता है ओवरी रिलीज कर देती है और ये रिलीज करके जो है ओवरी के जो है फ्लोपियन ट्यूब्स ठीक है वहाँ पर वो वेट करती है। कहते हैं वहाँ पर 16वें से दिन से 48 से 72 घंटे तक रहता है। यदि इस अवधि में अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता है तो इसका अपक्षय आरंभ हो जाता है, यानी जब अगर यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ से जो होता है वो धीरे धीरे फटना शुरू हो जाता है, यानी रक्त के रूप में बाहर बॉडी से निकलने लग जाता है। और कहते हैं 28वें दिन के अंत में ये अंड गर्भाशय के स्तर के जो स्वत्र को बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी जो 28वां दिन होता है ये ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। यह गर्भाशय की मोटे हो गए स्तर के धीरे धीरे विघटन की ओर बढ़ता है और एक नए राजस्वेद की शुरुआत का गोतक होती है, यानी जैसे ये फट जाता है तो शुरू जो है फिर से ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है मेच्योरेशन साइकिल की पूरी प्रक्रिया होती है। यदि अंड शुक्राणु से मिल जाता है तो निषेचन हो जाता है। तो अंड चक्र का क्या होता है, देखिए अगर कहते हैं अगर शुक्राणु जो है अंडाशय से मिल जाता है फिर क्या होता है, फिर तो जर्नल सी बात है कि प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर अंडा से मिलेगा स्पर्म तो जर्नल सी बात है प्रेगनेंसी जो है क्रिएट हो जाएगी। यदि अंड शुक्राणु से मिल जाता है और उसका निषेचन हो जाता है तो रक्त स्वेद अंडाशय स्त्री के जब गर्भवती तब तक की अवधि तक रुक जाती है, यानी तब तक वो गर्भवती हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पहले कॉर्पस प्यूटियल द्वारा लगातार उत्पन्न किया जाता है, ऐसा अंडाशय में होता रहता है और बाद में अपरा द्वारा किया जाता है। यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है जब कोई स्त्री टेस्ट भी करती है चेकअप भी करवाती है तो इसमें जो है उसका यूरिन लेके हम
जो है 3 बूंद डालते हैं तो इसमें जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से वो लकीर प्रदर्शित हो जाती है। तो ये जो होता है चेक भी किया जाता है। पहले के समय में टेस्ट चेकअप करने का अलग तरीका था, वो मैं डिस्कस अभी नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसी बात को यहाँ पर डायग्रामेटिक यानी ग्राफिकल शो करने की कोशिश किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, जो कि बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई गई है। यहाँ पर बताया गया कि 1 से 14 दिन तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यानी कि सदर अंतर होता है। और जैसे ही 14 से 28 डे के अंतर्गत आता है अनड्रोपन स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएशन होना शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी विस्तृत है, जिसमें आप देखोगे कि राजधुरम स्टार्ट हुआ है, फिर 2-3 दिन के बाद जो है ये बंद हो जाती है, अनसर्ग हो जाती है। इसके बाद जो है ये काफ़ी जो है 14 दिन तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, और 14वें दिन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन फिर से स्टार्ट होता है। तो ये डायग्राम बहुत विस्तृत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दोस्तों कहते हैं इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक जो था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के जो बच्चे 10वीं क्लास में हैं उनको भी लाभान्वित कीजिए, वो भी जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझ ले। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे विश्वास है कि दूसरे बच्चों को भी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा।